ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। शास्त्र कहते हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत, अर्थात उठो जागो और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक कार्य में सफलता नहीं मिल जाती। समय के हर पल का सही उपयोग होना चाहिए क्योंकि आयु का बीता हुआ एक भी क्षण लौट कर नहीं आ सकता। समय का सदुपयोग करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, पौष मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कहते हैं जैसे सुबह का उजाला अपने साथ नई किरण लेकर आता है, वैसे ही सुबह का सुविचार अपने साथ पूरे दिन नई प्रेरणा और नई ऊर्जा लेकर आता है। ऐसा ही एक सुभाषित है जो बताता है कि बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए, भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि बुद्धिमान के समान वर्तमान स्थिति के अनुसार कार्य करते रहें। आइए अब जान लेते हैं आज का सुभाषित। क्रोध प्राणहरः शत्रु, क्रोधो मित्रमुखो रिपुः, क्रोधो ह्यसिर्महातीक्ष्ण, सर्वं क्रोधोपकर्षति। क्रोध प्राणघातक शत्रु है तथा मित्र के रूप में व्यवहार करने वाले शत्रु के समान है। तीक्ष्ण तलवार के समान यह क्रोध सब प्रकार से अवनति का कारण बनता है। Anger is like a deadly enemy. Anger is like a foe in the garb of a friend. Anger is like a sword which leads to the downfall of its bearer. भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात करेंगे संस्कृत के व्यापक विस्तार की। संस्कृत वाङ्मय अत्यंत समृद्ध है। ज्ञान विज्ञान की अनंत निधियां इस भाषा में प्राप्त होती है। इस पर भाषा के प्रयोक्ता या व्यवहार करने वाले किसी एक जगह बहुसंख्यक होकर या सिमट कर नहीं रहते। हम ये आधुनिक युग में अवश्य अनुभव करते हैं, पर क्या आपको पता है कि भारत में अब भी कुछ संस्कृत ग्राम हैं जहां सामान्य व्यवहार की भाषा भी संस्कृत ही है। जी हाँ, उन्हीं गाँव में सर्वप्रथम और अद्वितीय गाँव है मत्तूरू, जिसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। देखिए ये रिपोर्ट। मत्तूरू भारत के कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में स्थित एक विशेष गांव, जिसे संस्कृत गांव के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्रायः सभी लोग, चाहे वे युवा हों या वृद्ध, संस्कृत में बातचीत करते दिखते हैं। यह निश्चित रूप से एक सुखद तथ्य है कि यहाँ के सभी संस्कृत भाषी पारंपरिकता के साथ आधुनिकता से भी जुड़े दिखते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस संस्कृत गांव की विशेषता व अद्वितीयता को बता चुके हैं। गंगा स्नाना तुंगा पाना, जिसने गंगा स्नान नहीं किया और तुंगा नदी का पानी नहीं पिया, उसके जीवन में कुछ न कुछ अधूरा है। साथियों, दुनिया का इकलौता संस्कृत गांव मत्तूरू इसी जिले में है। वस्तुतः भारत के 10 से ज्यादा गांवों में आज भी संस्कृत व्यवहार की भाषा है, जिसमें मत्तूरू गांव निश्चित रूप से अद्वितीय है। तुंगा नदी के तट पर बसे इस गांव का इतिहास विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा बताया जाता है। गंगा स्नानम तुंगा पानम, यह प्रसिद्ध संस्कृत सूक्ति निश्चित रूप से भारत की विशेषता और एकता को दर्शाती है। पिछली शताब्दी के 80 के दशक में संस्कृत भारती ने इस गांव में संस्कृत संभाषण आंदोलन शुरू किया, जिसने मत्तूरू ग्राम को निश्चित रूप से विश्व पटल पर प्रसिद्ध बना दिया।
यहाँ आधुनिक जीवन शैली से जुड़े लोग भी धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं, जिससे स्वतः यह सिद्ध होता है कि यहाँ एक समकालीन संस्कृत परिवेश है। इस गांव की लड़कियां और युवतियां भी संस्कृत समझने और उसके अनुसार उत्तर देने में सर्वथा समर्थ हैं। आधुनिक विद्यालयों और वैदिक विद्यालयों में पढ़ने वाले यहाँ के बच्चे भी धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। वैदिक संस्कृत से जुड़े इस गांव में संस्कृत गीतों की स्वर लहरियां भी आसानी से सुनी जा सकती हैं। शरीरार्धं शंभोः अपरमपि शंके हृतमभूत्। निश्चय ही जहाँ संस्कृत है वहाँ स्वतः ही संस्कृति का उत्थान निश्चित है। इस तथ्य को मत्तूरू ग्रामवासी संस्कृत अनुरागियों व समस्त भाषा प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत कर संस्कृतगत अतुल्य सौंदर्य को भारत की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के साथ संवर्धित कर रहे हैं। नारायण दत्त मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की पहचान संस्कृत से है और इस संस्कृत के विस्तार के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें मत्तूरू ग्राम में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये हम सभी को जानना चाहिए। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ उपायों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की। संक्रमण विश्व भर में मृत्यु का बड़ा कारण है। स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है संक्रमण। आवश्यक है कि संक्रमण से बचाव किया जाए, मगर कैसे बचाव किया जाए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। संक्रमण स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। संक्रमण तब होता है जब कोई रोगाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसको क्षति पहुंचाने लगता है, समस्या का कारण बनता है और व्यक्ति में रोग उत्पन्न करता है। इन संक्रामक जीवों को रोगजनक कहा जाता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक और परजीवी। बच्चों में संक्रमण ये एक महत्वपूर्ण कारण है अंडर 5 मोर्टेलिटी का। और इन्फेक्शंस अलग अलग ऑर्गेनिज्म से होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम बात करें निमोनिया कॉज करते हैं, वायरल इन्फेक्शन जैसे फ्लू लाइक इलनेस होती है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस ये यूजुअली एक्यूट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जिसका बर्डन हमारे देश में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्शन होने का इंपॉर्टेंट कारण हो रहा है, जैसे कि हम कह रहे हैं संक्रमण, मतलब कि अगर किसी एक व्यक्ति को हुआ तो दूसरे व्यक्ति को भी उससे संक्रमण हो सकता है। कुछ कारक हैं जो संक्रमण के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे स्वच्छता का अभाव, साफ सफाई का ध्यान न रखना, पोषण की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, सही व पूर्ण टीकाकरण न करवाना, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक और अनावश्यक प्रयोग करना, बढ़ती आयु और कुछ अन्य अवस्थाएं, जैसे किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो या पहले से ही उसे कोई रोग हो, तब भी संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। संक्रमित होने के कुछ ही अवधि बाद व्यक्ति में रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। रोगजनक जल्दी ही गुणन करते हैं और दूसरे माहौल के अनुकूलित हो जाते हैं। कुछ संक्रमण हल्के होते हैं जो कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। वहीं गंभीर संक्रमण गंभीरता को बढ़ा सकते हैं, व्यक्ति के लिए जटिलताएं उत्पन्न कर सकते हैं और कुछ स्थितियों में जीवन के लिए खतरा भी सिद्ध हो सकते हैं। किसी बच्चे को
साल में 2 बार से ज़्यादा निमोनिया हो रहा है, कहीं पे मवाद बन रहा है, कोई डीप सीटेड इन्फेक्शन जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन एब्सेस या लिवर एब्सेस रिकरेंट हो रहा है, मेनिंजाइटिस हो रही है या दिमागी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी के बारे में भी सोचना चाहिए और डॉक्टर से उचित सलाह लेनी चाहिए। दूसरा कारण कई बार आज कुछ बच्चों में पर्टिकुलरली जो क्रॉनिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं, जैसे मान लीजिए रोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो बच्चे क्रॉनिक इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स या ऐसी ड्रग्स लेते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, जैसे स्टेरॉइड्स, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ऐसे बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में कई प्रकार से फैल सकता है, जैसे त्वचा के संपर्क से, हवा में मौजूद संक्रमित कणों से, संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से, किसी कीट के काटने से या संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई वस्तु को प्रयोग करने से। अगर इन्फेक्शन को समय पे सही दवा से इलाज ना किया जाए तो वो समय के साथ बढ़ सकता है और कई बार जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले तो इस इन्फेक्शन का प्रिवेंशन करें। कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो बच्चों में पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मैं वेपन कहूँगा है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। तो समय पे सभी बच्चों को जो टीके हैं वो ज़रूर लगवाएं। उससे हम क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस उसकी गंभीरता को रोक सकते हैं। कई इन्फेक्शन जैसे डायरिया, निमोनिया, इनका बचाव कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है डाइट, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स लें तो वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तीसरा चीज़ है, अगर इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन प्रिवेंटिव मेजर जैसे मैंने बात करी कॉफ हाइजीन की या हैंड हाइजीन की, वो धीरे धीरे बच्चों को सिखाना है कि अगर कॉफ होता है तो खुले में ना खांसें। कॉफ हाइजीन मतलब खांस रहे हैं तो हाथ ना लगाएं, बेहतर होगा कि इस तरीके से करके खांसें। हमेशा ध्यान दें कि बच्चे हमेशा हाथ धो के, साबुन से हाथ धो के ही खाना खाएं। बाहर का भी जो अनकुक्ड फूड है प्रेफरेबली अवॉइड करें और घर में बना हुआ और पका हुआ भोजन ही खाएं। आवश्यक है कि संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी रखी जाए। कोई भी संक्रमण होने पर उसका सही और जल्द उपचार कराएं, जिससे जटिलता को बढ़ने से रोका जा सके। संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं, स्वच्छता का पालन करें और सावधानी रखें। संक्रमण के प्रति सतर्क रहना रोगों से बचाव का एक उपयोगी विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। निरोगी होना परम भाग्य की बात है। निरोगी व्यक्ति ही अपने सभी कार्य पूरे कर पाता है। तो स्वास्थ्य क्रम को अब और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं योग की, कुछ योगिक क्रियाओं की, कुछ यौगिक उपायों की, जिनको प्रतिदिन अपनाने से शरीर स्वस्थ रखा जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। आज हम यहाँ करने वाले हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जो स्टिफनेस होती है उसको निकालने के लिए, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में लचीलापन कैसे लाएं, उसके लिए कुछ आसन। ओके, सो आइए देखते हैं। इस तरह से पालथी मार कर बैठते हैं, जिसे कहते हैं सुखासन। सो जब भी समय मिले, जितना मिले, इस तरह से अगर हम ज़मीन पर या सोफे पर जहाँ भी बैठे इस तरह सुखासन की स्थिति में बैठते हैं तो अपने आप आपका ये एरिया में स्ट्रेच तनाव होता है, जिससे यहाँ में जो जकड़न है, जो स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे कम होती है। और इसी के साथ दूसरा आसन है जिसे कहते हैं पद्मासन। तो पद्मासन देखेंगे कैसे बैठना होता है। सो पद्मासन बैठने के लिए पहले पैर ऐसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब दाहिने पैर को उठाएंगे और बाएं पैर के जांघ पे रख देंगे। फिर बाएं पैर को उठाएंगे और दाहिने पैर के जांघ पे रख देंगे। इस तरह से पद्मासन की स्थिति आ गई है। सो जितना हो सके संभव इस आसन में बैठने से आप देखेंगे कि ये सब एरिया में अच्छे से खिंचाव आता है, लोअर एरिया में, जिससे यहाँ पे लचीलापन बढ़ जाता है, यहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं। सो यह आसन बहुत ही लाभदायक है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में लचीलापन बढ़ाने के लिए। पद्मासन में जितनी देर संभव है उतनी देर बैठे, दिन में बार बार जितनी देर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ है एक दूसरा आसन और वीर आसन। सो वीर आसन में भी अगर हम रोज बैठे, जब भी समय हो, इस तरह से पैर सीधा कर लिया। अब धीरे से एक पैर को से पीछे फोल्ड कर दिया, दाहिने पैर को
और बाएं पैर को आगे इस तरह से रख लिया। दाहिने पैर का जो पैर का पंजा है उसे हिप के नीचे रख दिया और इस तरह से बैठ जाएंगे। इस तरह सीधे बैठेंगे। तो इसमें भी अब यहाँ पैरों में नीचे खिंचाव आ रहा है, इससे इसमें लचीलापन आता है। फिर कुछ देर के बाद पैर की पोजीशन बदल देनी चाहिए। अब बाएं पैर पे बैठ गए और दाहिने पैर को इस तरह सीधा कर लिया। यह है वीर आसन की स्थिति। वीर आसन में हम बहुत ज़्यादा एक्टिव ही रहते हैं और साथ साथ पैरों में निचले एरिया में खिंचाव आने से उसमें लचीलापन आने लगता है। ये बहुत अच्छे आसन है। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को कैसे लचीलापन बनाएं। इसके कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी एक्सट्रीमिटीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी मौका मिले हम पलाठी मार के बैठा करें। ज़मीन पे बैठ सके तो और भी अच्छा, नहीं तो सोफे पे कुर्सी पे भी पलाठी मार के बैठिए और वज्रासन में बैठिए, बहुत ज़रूरी है। कोशिश ये करें कि हम ज़मीन पे बैठे बैठे पैरों को अलग अलग ढंग से मोड़ते रहें तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5 फ्लोर सीढ़ी दिन में एक बार तो चढ़नी ही चाहिए ना, तो वो ज़रूर करिए क्योंकि आदत डालिए उसकी। फिर ज़रूरी है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना, जिसमें सूजन की कमी हो जाए हड्डियों में अगर आ जाती है तो उसके लिए ज़रूरी है अदरक लें, हल्दी लें, आंवला लें। ये चीज़ें रूटीन में होनी ही चाहिए। दिन में भी जैसे आप खड़े हैं तो पाँव को आगे पीछे ऐसे स्विंग करिए, साइड में स्विंग करिए, पैरों से एक्टिव रहिए। जितना हो सके पैरों के ऊपर आइए, नीचे आइए। ये सब में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और हमेशा आप स्फूर्तिमय रहोगे। नमस्कार। अब संस्कृत पाठशाला की ओर चलते हैं और संस्कृत सीखने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के पास, जो संस्कृत के कुछ शब्दों को बताएंगे, उसके प्रयोगों को बताएंगे और उन शब्दों का किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए वो भी आपको सिखाएंगे। मित्राणि नमो नमः। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम अभ्यास करेंगे मम, भवतः और भवत्याः इन पदों का। हमने पिछली कक्षा में इन पदों के प्रयोगों को सीखा था। मित्रों आप ध्यान करिए, हमने सीखा था मम का अर्थ मेरा, भवतः और भवत्या का अर्थ है आपका, पर पुल्लिंग में भवतः एवं स्त्रीलिंग में भवत्याः का प्रयोग हमें करना है। अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा जिनके साथ मम, भवतः और भवत्याः का प्रयोग करते हुए हम साथ मिलकर अभ्यास करेंगे। आपकी सुविधा के लिए हम स्क्रीन पर आपको यह वाक्य दिखा भी रहे हैं। पहला पद है देशः। अब देशः इस पद के साथ मम, भवतः और भवत्याः का प्रयोग कर पीछे पीछे मेरे साथ बोलिए। देश के साथ जब हम ये पद प्रयोग करेंगे तो पहला वाक्य बनेगा मम देशः अर्थात मेरा देश। भवतः देशः अर्थात आपका देश। भवत्याः देशः अर्थात आपका देश। भवतः इसका प्रयोग पुल्लिंग को उद्देश्य करके और भवत्याः इस पद का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होगा, यह हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार पद है राज्यम अर्थात राज्य, स्टेट। मम राज्यम मेरा राज्य, भवतः राज्यम आपका राज्य और भवत्याः राज्यम आपका राज्य यानी आपका स्टेट। ग्रामः मम ग्रामः, मम ग्रामः। भवतः ग्रामः, भवत्याः ग्रामः। कुंचिका अर्थात चाबी, की। मम कुंचिका, भवतः कुंचिका, भवत्याः कुंचिका। स्यूतः अर्थात थैला, बैग। मम स्यूतः, भवतः स्यूतः, भवत्याः स्यूतः। पत्रिका, मैगजीन। मम पत्रिका, भवतः पत्रिका,
भवत्याः पत्रिका। धनम पैसा मनी, मम धनम, भवतः धनम, भवत्याः धनम। भगिनी अर्थात बहन सिस्टर, मम भगिनी अर्थात मेरी बहन, भवतः भगिनी अर्थात आपकी बहन, भवत्याः भगिनी अर्थात आपकी बहन। यहाँ भवत्याः पद स्त्रीलिंग में हमने प्रयुक्त किया है, यह आपको फिर से एक बार हम बता रहे हैं। आसन्दः अर्थात चेयर, मम आसन्दः, भवतः आसन्दः, भवत्याः आसन्दः। मित्रों, इसी प्रकार गृहम, नगरम, ग्रंथः, मित्रम, माता, पिता, आप जितने चाहें उतने वाक्य बना सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपको इनका अभ्यास बोल बोल कर करना है। भाषा क्योंकि बोलकर ही आती है, केवल समझ लेने से आप भाषा जानते हैं यह समझना उचित नहीं है। अतः यदि आप सच में संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो प्रतिदिन 10 मिनट इसे बोलने का संकल्प लेकर ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से आप संस्कृत सीखने की यात्रा आरंभ करिए। कोई सहायता या सहयोग की अपेक्षा हो तो आप सोशल मीडिया, विशेष रूप से X इत्यादि पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अस्तु, अभ्यास के क्रम में आज यहीं लेते हैं विश्राम। नए पाठ के साथ होंगे उपस्थित, तब तक के लिए नमो नमः। और चलिए अब आपको ले चलते हैं देश में चलाई जा रही कुछ सकारात्मक गतिविधियों के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा शंकर जैसे आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में अस्पताल तक पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे में शारीरिक दिव्यांगता वाले मरीजों के लिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का इलाज करवाना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से IGF इंडिया के मोबाइल क्लिनिक की वजह से इन्हें समय पर इलाज और दवाइयां दोनों मिल रही हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुणे जिले के आंबेगांव, जुन्नर और खेड़ तहसील आदिवासी और दुर्गम इलाके हैं। यहाँ भारी बारिश होती है और लोगों को जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर जाना पड़ता है। इस इलाके के कुछ स्थानों पर ही सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है। इसी कठिनाई को देखते हुए गुरु फाउंडेशन IGF इंडिया ने केनवर ऑन व्हील्स यानी मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की। इस मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही डॉक्टर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की भी जांच करते हैं। ये मोबाइल क्लिनिक NGO और राज्य सरकार की साझेदारी से चलाया जाता है और अब ये सरकारी अस्पतालों का एक प्रभावी विकल्प बन चुका है। 2023 से शुरू हुए इस अभियान का विस्तार पुणे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नासिक जिले के इगतपुरी, सिन्नर और नासिक शहर तक किया गया है। अब तक लगभग 6 लाख से ज्यादा मरीज इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। इन मोबाइल यूनिट्स में ग्लूकोमीटर, HB मीटर, आंखों की जांच और खून की जांच के लिए पोर्टेबल डिवाइस जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना ही इस पहल का उद्देश्य है। 2-2.5 साल हो गए गाड़ी आती है, वो मैं 2 बरस से गोलियां ली थी, बहुत मेरे को आराम पड़ता है। सबको BP, शुगर, डोले की कोई रहता है तो वही भी ये लोग मदद करते हैं। वो प्राइवेट दवाखाना में मैं कभी नहीं गई। मेडिसिन है तथा महिलाओं के लिए जो सैनिटरी पैड है और एक लेडीज डॉक्टर है जो हमें सब बता रही है कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसी तैयारी करनी चाहिए, बच्चे को कैसे रखना चाहिए, ये सब हमको वो बता रहे हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी पहाड़ों के इलाकों में वर्तमान में 11 क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। हर यूनिट में एक MBBS डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक ड्राइवर होता है। इन मोबाइल क्लिनिक में हफ्ते में एक बार बहुत ही कम खर्च पर जांच, डॉक्टर की सलाह और जरूरत पड़ने पर रेफरल सेवाएं मिलती हैं। दवाइयां बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं। साथ ही हर क्लिनिक का दिन और स्थान पहले से तय होता है ताकि ग्रामीणों को पता रहे कि अगली बार मोबाइल क्लिनिक कब आने वाला है। IGF की शुरुआत 2014 में हुई है और जिसका मुख्य हेतु ये था कि जो गरीब है, गर्जू है, जो वंचित है, जो अपनी खुद की हेल्थ सर्विसेज नहीं ले सकते हैं, उनके लिए उनके कम्युनिटी में जाके उनको फ्री हेल्थ चेकअप करवाना, ये IGF का मेन उद्देश्य था।
तो इसी उद्देश्य के साथ हमने केयर ऑन व्हील नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो महाराष्ट्र में 10 केयर ऑन व्हील्स है। और ये हर एक केयर ऑन व्हील्स में हमारे MBBS डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होती है, मोबिलाइजर होते हैं। यहाँ आने वाले मरीजों को न सिर्फ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, बल्कि कई लोगों की आंखों के ऑपरेशन और कैंसर की जांच भी की जाती है। अब तक 2700 मरीजों की निःशुल्क आंखों की सर्जरी धर्मार्थ संस्थानों की मदद से कराई जा चुकी है। इसके अलावा कुछ जरूरी ऑपरेशन भी IGF की मदद से सरकारी अस्पतालों में कराए जाते हैं। इस विशेष अभियान में कोटक कंपनी ने भी सहयोग किया है, जिनकी मदद से ये मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है। महाराष्ट्र के पुणे से रोहन गवली की रिपोर्ट, DD न्यूज। कहते हैं अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचार, अच्छे कार्य और अच्छे लोगों से संवाद के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पूरा दिन सकारात्मक रहता है, ऊर्जा से भरपूर रहता है, अपने कार्यों को भली प्रकार से कर पाता है। ऐसा करने से अपने निर्धारित लक्ष्य को भी बहुत अच्छी से प्राप्त कर पाता है। बस आवश्यकता है निरंतर प्रयत्न करते रहने की। आज के लिए बस इतना ही। सुप्रभातम टीम की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।